हाय व्यूअर्स, दिस इज़ हमाद हसन और हम स्क्रीन प्ले राइटिंग की क्लासेस को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। और व्यूअर्स, हम इस वक्त करैक्टर आर्क की मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और किसी ने मुझसे उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप में पूछा कि मैं करैक्टर डेवलपमेंट सीखना चाहता हूँ, तो यही करैक्टर डेवलपमेंट है जो हम कर रहे हैं। करैक्टर आर्क सीखना ही करैक्टर डेवलपमेंट है। और जो मैं लेक्चर्स अपलोड करूँ व्यूअर्स, ये करैक्टर डेवलपमेंट ही है। तो व्यूअर्स, हमने ये देखना है कि आज के लेक्चर में व्यूअर्स, ये माइट भी छोटा लेक्चर हो, तो अगले लेक्चर को जो कि एक लंबा लेक्चर है, शायद मैं इसको आज के लेक्चर में मिला लूँ। ये लेक्चर के एंड तक मुझे अंदाज़ा हो जाएगा, नहीं तो हम एक ही लेक्चर पे रहेंगे। तो व्यूअर्स, आज का जो लेक्चर है वो हमें ये बताएगा कि कोई करैक्टर जो किसी भी वूंड में होता है और वो पेन में होता है, तो उस पेन को कौन से फैक्टर्स इम्पैक्ट कर सकते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है, एक वूंड में एक करैक्टर है, पेन में है, तो व्यूअर्स वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करें उस वूंड पे कि वो पेन ज़्यादा हो जाए। तो यही एक राइटर का काम होता है ना व्यूअर्स, कि हम बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक वूंड के बाद जो उसको पेन आ रही है तो उसको एग्रेवेट करते हैं, उसको बढ़ा देते हैं। तो उसके लिए आपको कौन से ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, वो ये आज हम देखेंगे। तो व्यूअर्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल और उससे अपने सोशल मीडिया पर आप ज़रूर शेयर भी करें। तो आइए व्यूअर्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और व्यूअर्स, कौन से फैक्टर्स जो हैं किसी करैक्टर पर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकेंगे, ये हमें ज़्यादातर करैक्टर की हिस्ट्री से पता लगेगा। यानी कि करैक्टर, दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि वूंड, यानी करैक्टर्स की जो अपनी अपनी हिस्ट्री है उसके मुताबिक जो है वो इम्पैक्ट उन पर बढ़ता है। यानी कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हैं कि एक करैक्टर के लिए वो ज़्यादा इशू नहीं रखते, लेकिन किसी दूसरे करैक्टर के लिए वो बड़े डिवास्टेटिंग होते हैं। यानी इसकी एक बहुत सिंपल मिसाल इस तरह है कि अगर कोई दो फ्रेंड्स हैं और वो हिली स्टेशन पे गए हैं और सर्दियों का मौसम है, तो वो वॉक करने के लिए निकल जाते हैं। तो हो सकता है कि एक को ठंड लग जाए लेकिन दूसरे को नहीं। ये उसकी यानी कि फ़िज़िकल जो हम एक बात बता रहे हैं, तो ये क्या है कि दोनों यंग हैं, दोनों सेम एज के हैं, लेकिन एक को जब वो ठंड लग गई है तो इट मीन्स कि बॉडी जो है वो मुख्तलिफ इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ रिएक्ट करती है। इसी तरह से आपके जो ज़हनी यानी कि जो आपके साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो भी इसी तरह कुछ करैक्टर्स जो हैं ज़्यादा इम्पैक्ट ले जाते हैं और कुछ जो हैं वो नहीं लेकर जाते। ये इसकी कई वजूहात हो सकती हैं और एक मेन वजह उसकी यूनिक हिस्ट्री है कि वो करैक्टर कैसे, किस माहौल में पैदा हुआ, किस इन्वायरमेंट में रहा, उसने क्या क्या वूंड्स लिए। ये उसकी हिस्ट्री है जिस पर वो उसके इम्पैक्ट्स को हम देख सकते हैं। आपने कई दफ़ा देखा होगा, रोड पर अगर सपोज़ एक एक्सीडेंट हो गया और एक जो है बच्चा है वो ज़ख्मी पड़ा है सड़क पर, तो हो सकता है कि एक करैक्टर जो है अपनी गाड़ी से उतर कर रुक के उसको अपनी गाड़ी में ले और हॉस्पिटल तक ले जाए, और एक करैक्टर हो सकता है कि उसको परवाह भी ना हो, वो कहे कि ये तो एक रोज़ का इशू है, तो गुजर जाए। तो यही बात है कि इमोशनल इम्पैक्ट जो होता है मुख्तलिफ करैक्टर्स के लिए मुख्तलिफ ही इम्पैक्ट डालता है। तो इसको हम देख रहे हैं। और व्यूअर्स, यही वजह है कि ये जितना इम्पैक्ट इतना डीप होगा किसी करैक्टर के लिए, तो उसको गोल या डिज़ायर हासिल करने में फिर बड़ी दिक्कत पेश आएगी, बड़ी दुश्वारी पेश आएगी, इसलिए कि अब वो पेन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उस पर डाल रही है। तो व्यूअर, ये कब तक डिफ़िकल्ट रहेगा? जब तक वो अपने उस फैटल फ्लॉ को वो करैक्टर नहीं समझ जाता। फैटल फ्लॉ हमने पहले ही पढ़ ली क्या होते हैं, कि जैसे कि कोई बायसेस हैं, कोई नेगेटिव ट्रेट्स हैं जो कि उसके एम को जो है वो हिंडर कर रहे हैं। और ये उस वक्त तक ही चलता रहेगा जब तक वो सेल्फ ग्रोथ से या सेल्फ एक्सेप्टेंस से उसने फियर्स या जो उसने ब्लेमिंग अपने आप पे रखी हुई है उसको जब तक वो एक्सेप्ट या पहचान नहीं लेगा और सेल्फ ग्रोथ में नहीं आ जाएगा, तब तक व्यूअर्स हम पढ़ चुके हैं, तब तक वो उसको ओवरकम नहीं कर सकेगा। और ये ज़्यादातर हम देखते हैं उन स्टोरीज़ में कि जहाँ पे देयर इज़ अ चेंज इन द करैक्टर आर्क, वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मानी रखती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रखती हैं स्टोरी पे। तो स्टोरी में अब हम कौन से ऐसे फैक्टर्स ज़हन में रखें कि हमारा जो वूंड है, जो पेन है, वो बहुत क्रिपलिंग हो जाए, बड़ी जो है वो सख्त हो जाए, बड़ी मतलब जो स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसके लिए हम कुछ फैक्टर्स को देख लेते हैं। तो फिर सबसे पहले कोर पर्सनैलिटी आपकी क्या है, यानी कि आप बाय जेनेटिकली, यानी कि जेनेटिकली आप कैसे पैदा हुए और आप में क्या क्या चीज़ें जो हैं बाय बर्थ आ गई, और कुछ जो चीज़ें ज़ाहिर बात है आपने अपने एक्सपीरियंसेस से हासिल की, उसमें आपके पास्ट ट्रामास हो सकते हैं, उसमें भी हमारे पर्सनल कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हो सकते हैं कि जिससे हम अब वो चीज़ नज़र आ रहे हैं जो कि हम
हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तो जो उसकी कोर पर्सनैलिटी है वो जो उसके अगेंस्ट अगर कोई चीज़ आएगी तो डेफिनेटली उसको इम्पैक्ट भी ज़्यादा करेगी। यानी कि इसकी एग्जांपल अब यूँ ले लें, कोई ऐसा करेक्टर है जिसके साथ इनजस्टिस होता है, तो व्यूअर इसका मतलब है कि जो कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं डेफिनेटली वो फिर हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो इसका मतलब है कि हमें ये भी पता होना चाहिए एज अ राइटर कि वो जो करेक्टर है उस ट्रॉमा से पहले वो क्या था, यानी कोर, यानी कि बाई बर्थ या उस ट्रामा आने से पहले, यानी हो सकता है उस ट्रामा आने से पहले वो इम्पैक्ट तो उसकी लाइफ पे शायद ना पड़ा हो, लेकिन वो कोई ना कोई पर्सनैलिटी तो रखता होगा ना, तो वो भी हमें इसका मतलब है जानना चाहिए। क्योंकि अब जो ट्रामा आ रहा है वो पर्सनैलिटी की जो कोर ट्रेट्स हैं वो उस लिहाज से रिफ्लेक्ट करेंगी उस, यानी कि अगर कोई करेक्टर जो इनोसेंट है, उसने कोई जुर्म नहीं किया, कोई क्राइम नहीं किया, तो उसके साथ इनजस्टिस अगर हो तो वो करेक्टर क्या होगा, हमने कहा था कि ऐसे करेक्टर जो हैं फिर इमोशन शील्ड बना लेंगे, वो फियर में चले जाएंगे और इमोशन शील्ड बना लेंगे और इस तरह उनका जो है आगे बढ़ने का रास्ता जो वो रुक जाएगा। जबकि इसके मुकाबले में, इसके कंट्रास्ट में अगर कोई ऐसा करेक्टर हो जिसने दुनिया देख ली है, दुनिया के एक्सपीरियंसेस काफ़ी ले लिए हैं और उसके साथ ये वाला वाक़या हो इनजस्टिस वाला, तो हो सकता है वो टोटली डिफरेंट रिएक्ट करें, ठीक है ना। तो वो टोटली से डिफरेंट एक्ट करे कि वो उसका वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऐसे, वो जानता है कि ऐसी चीज़ें आती हैं, तो एक तरह का वो सबकॉन्शियस में रेडी है उसको लेने के लिए। तो उस करेक्टर का जो रिएक्शन होगा ऐसे इवेंट्स में, ऐसे इंसिडेंट्स में, वो बिल्कुल उस वाले करेक्टर से डिफरेंट होगा जो कि अब इमोशनल शील्ड में चला जाए, जिसने अपने अब गिर देख इमोशनल शील्ड बना लिया। नहीं हो सकता है ये करेक्टर जो वर्ल्डली बड़ा एक्सपीरियंस रखता है, ये हो सकता है अपने मॉरल कोड को भी सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन वो उस ट्रॉमा से बच जाएगा। आपने देखा होगा कि हमारी रियल लाइफ में भी अगर किसी के साथ कोई पुलिस, जो ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान में हम जानते हैं, जो हमारा थाना कल्चर है जो होता है थानों में, उसमें हम उस फियर से कि ये अब एक गलत हम पर, मतलब वो चाहे वो अगर कोई शख्स इनोसेंट भी है लेकिन वो थाने के कल्चर से डरता है, तो उसके लिए वो ब्राइब भी कर सकता है। तो उसने अपने मॉरल कोड को, मतलब ज़िंदगी में कभी ब्राइब नहीं किया, लेकिन मॉरल कोड को उसने सेक्रीफाइस कर दी यहाँ पर, और उसने कहा ब्राइब करो, जान छुड़ाओ, एक दफ़ा में ये मसले को ख़त्म करो, बजाय इसके कि अब मैं अदालतों में जाऊँगा, मेरे पे गलत जो इल्ज़ाम लगाया मैं उसको धोने की कोशिश करता रहूँगा, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो फिर इसी पॉइंट से मैं आपको बता रहा हूँ कोर पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं व्यूअर्स, वो हमें पता होने चाहिए हमारे करैक्टर के। तो इस लिहाज से कोई एक करैक्टर किसी सिचुएशन में कुछ और बिहेव करेगा और एक करैक्टर उसी सिचुएशन में किसी और तरीके से बिहेव करेगा। इसका मतलब है कि जो भी उसके यूनिक ट्रेट्स हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, वो किसी भी स्ट्रेस में या स्ट्रेन में जो है वो उसी लिहाज से रिएक्ट करेगा। और अगर उसकी कोई पास्ट ट्रॉमा हिस्ट्री है और उसने वो एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो वो उसके लिए इजी होगा कि उसने किस किस्म की शील्डिंग अपने आप पर रखनी है, ठीक है ना। तो ये भी अब आप देखें ना कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें एज अ राइटर फिर क्या पता होना चाहिए, हमें एज अ राइटर ये भी पता होना चाहिए कि यार इवेंट से पहले, ट्रॉमेटिक इवेंट से पहले मेरे करैक्टर की पर्सनैलिटी क्या है। क्योंकि अगर हमें उसके उस कोर ट्रेट्स का पता होगा तो हमें पता लगेगा ट्रॉमा में अब वो कैसे जो है रिएक्ट करेगा। तो मैंने आपको इस तरह दो करैक्टर्स की एग्जांपल दी थी, एक इनोसेंट था और एक वो था जिसने वर्ल्डली एक्सपीरियंस लिए हुए थे। तो आपने देखा कि दोनों का बिहेवियर डिफरेंट आया। और फिर व्यूअर्स होता है फिजिकल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि एक कोई करैक्टर जो, वैसे तो व्यूअर कोई भी जो वुंड होता है वो बड़ा टॉर्चरस हो सकता है किसी करैक्टर के लिए, लेकिन अब ये सोचें कि ऐसा करैक्टर जिसने उसको फिज़िकली डायरेक्टली उस ट्रॉमा को फेस किया हो, यानी कि आप देखें कि बैटलफील्ड में अगर एक हमारा करैक्टर है वो फ्रंट लाइन पर है और उसका जो एक फिज़िकली लड़ाई होती है 1 to 1 अपने एनिमी के साथ, और उसके एनिमी जो है वो काफ़ी ज़ख्मी कर देता है, तो वो उसने 1 to 1 इम्पैक्ट लिया। ओके, अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा डीपनिंग होगा बजाय उसके कि वो करैक्टर जो कि पिछली लाइन में खड़ा होके सिर्फ आपके अपना इंजरीज़ को साफ़ कर रहा है। तो वो समझेगा तो सही यार ये इस करैक्टर के साथ बड़ा जुल्म हो गया है, बड़ी ज़्यादती हो गई है, लेकिन वो पेन उसको नहीं होगी,
उसने चूँकि वो डायरेक्टली एक्सपीरियंस नहीं किया। अब एक और करैक्टर ले लें, उसका जो ऑफिसर है जो कि पीछे जो है एसी वाले कमरे में बैठा हुआ है, तो वो तो बिल्कुल ही उसको जब खबर पहुंचेगी कि आपका जो फ्रंट लाइन का जो सोल्जर है वो बड़ा ज़ख्मी हो गया है, तो वो दुख तो करेगा, लेकिन उसको वो एक्सपीरियंस ट्रॉमा का वो उसको नहीं होगा जो कि डायरेक्टली उस वाले करैक्टर ने लिया है। तो फिर इससे क्या हुआ? इससे हुआ कि ये जो करैक्टर जिसने 1-to-1 असॉल्ट हासिल किया है, इसका वूंड शायद बरसों रहे, बजाय उसके कि जो पीछे जो मरहम पट्टी कर रहा था और फिर वो जो पीछे आपके जो कमांडर था उसका, तो वो उनके लिए वो इवेंट जल्दी पास हो जाएंगे, लेकिन इस करैक्टर के लिए वो जल्दी पास नहीं हो। सेकंड नंबर पे आती है व्यूअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्यूअर्स हम ये बार बार कह रहे हैं कि जो वुंडिंग एक्सपीरियंस होते हैं, जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होते हैं, बड़े पेनफुल होते हैं, लेकिन ये जो पेनफुल होते हैं इसको आपने अपने जब स्क्रिप्ट में लिखना है, अपने एज अ राइटर आपने इसको देखना है कि आप इसको इन्वेजिव यानी कितना सख्त कर सकते हैं, और वो तभी होगा कि करैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर रहा हो। यानी कि ऐसे है कि अगर एक फीमेल करैक्टर है और उसका बच्चा जो है वो डूब जाता है, अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की ले ले, जैसे कि यूजुअली हम देखते हैं, यानी कि उसका कसूर नहीं था उसके डूबने में, तो उस तब वो ये ब्लेम कर रही हो कि मैं जल्दी फ़ोन कर लेती, उस वक्त मेरी फ़ोन की बैटरी डेड थी, मैं कॉल नहीं कर पाई, या जो है मुझे उस वक्त स्विमिंग आती तो मैं उसको दरिया से निकाल लेती। तो वो कई चीज़ों से वो गुड, इट मीन्स कि शी इज़ टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो जो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए करैक्टर लेंगे तो विक्टिम तो आप हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो फिर आपका जो ऑडियंस होगा वो आपसे बड़ा सिंपथाइज़ करेगा। अच्छा, अगर आप ये देखें इस लिहाज से, आप ये देखें कि अगर यही बच्चा बाथरूम में टब में डूब रहा है और उसकी जो मदर है वो किचन में काम कर रही है और वो बच्चा जो आवाज़ें दे रहा है, तो आप समझेंगे कि आप उस करैक्टर से, फीमेल करैक्टर से उतना सिंपथाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि क्यों, क्लोज रूम है, उसमें कोई आप, इसका मतलब है कि आपने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। बच्चे को आप बाथरूम में रखा है, ठीक है, मतलब डायरेक्टली तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन एज ऑडियंस तो आपने जब सीन डालने हैं तो आपने बड़ा ध्यान रखना है कि आपने ऐसे सीन नहीं डालें कि जिससे आपका करैक्टर सिंपथाइज़ ना हो सके। तो इस केस में अगर आप देखें तो वो जो फीमेल करैक्टर है वो ज़्यादा सिंपथाइज, वो ज़्यादा ऑडियंस की सिंपथीज नहीं ले पाएगी। क्यों कि ऑडियंस ये सोच रहे होंगे इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो इम्पॉर्टेंट है, इस तरह आपने इन चीज़ों को देखना है। उसके बाद व्यूअर्स आप फैक्टर डाल सकते हैं स्पोर्ट, यानी कि आप देखें दो करैक्टर्स की फिर एक एग्जांपल ले लें आप। तो एक इवेंट आया जब वो ट्रॉमेटिक इवेंट है और उसकी पेन ने आना है, लेकिन अगर उसको कोई स्पोर्ट हासिल है तो वो उस तरह शेकन नहीं होगा जिस तरह एक ऐसा करैक्टर हो कि जिसकी उस टाइम में, उस लम्हे में कोई प्रॉपर स्पोर्ट उसके पास ना हो। जैसे कि मैं यूँ अगर आपको कहूँ, एक प्लेयर है और उसको फर्स्ट टाइम उसके कोच ने जो है वो बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे मतलब सेलेक्टर से लड़कर उसको अपने पर्सनल फेथ के ऊपर उसको टीम में डाला है। सपोज़ वो फुटबॉल की टीम ले लें, तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं करता। अब अच्छा परफॉर्म नहीं करता तो जो विक्टिम है यानी कि हमारा प्लेयर है, और वो जो प्लेयर है उसको ये अब डर तो है कि इसके सेलेक्टर उसको निकाल देंगे, चूँकि वो पहले ही हिट एंड ट्रायल मेथड से एंटर हुआ है, लेकिन उसको थोड़ी सी होप होगी क्योंकि जो उसका स्पोर्ट है वो उसका कोच है। तो वो सोचेगा कि मैंने एक दफ़ा प्रॉब्लम कर दी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम ना करूँ। लेकिन वो क्यों ये कर पाएगा? वो इसलिए कर पाएगा कि उसके हाथ में एक स्पोर्ट है। तो ऐसे मामलात में उसका जो ट्रॉमा होगा वो कम होगा, बजाय इसके कि इसी प्लेयर को ले लें और इसको कोई स्पोर्ट हासिल हो, तो फिर वो डेफिनेटली जो है उसकी पेन, उसका ट्रॉमेटिक इवेंट जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वो ज़्यादा बिखर जाएगा, वो इमोशनल शील्ड बनाने की तरफ चला जाएगा। तो फिर अगर आप देखें अनदर बुलियन गर्ल फिल्म में, जो कि एक पीरियड ड्रामा है और 200-300 साल पहले इंग्लैंड के बैकग्राउंड पे लिखा गया, और उस हेनरी एम्पर था उस वक्त। तो उसमें जो दो लड़कियां होती हैं जो कि पुअर होती हैं और वो पैलेस तक पहुंच जाती हैं, जिसको हम कोर्ट कहते हैं, कोर्ट तक पहुंच जाती हैं और एम्पर के साथ मिल जाती हैं। तो उसमें जो लड़की पहले ये सोच रही होती है कि किंग उसको पसंद करेगा, उसके बजाय वो दूसरी लड़की को पसंद करता है। अब जो इस लड़की का ट्रॉमा है
वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है, दुख तो उसको पहुंच रहा है, उसने सारे पापड़ बेले कि मैं उसकी वाइफ बन जाऊँ, लेकिन वो दूसरे को चूज़ करता है नॉट एज अ वाइफ, तो उसके साथ वो अपने रिलेशन बना लेता है। तो जो पहली लड़की है उसका ट्रॉमेटिक इवेंट तो आया है, लेकिन उसकी सपोर्ट में उसकी मदर खड़ी है। वो जब कहती है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि मेरी बहन इतनी आगे चलेगी और मैं इतनी पीछे रह गई हूँ, तो उसकी मदर उसको कहती है कि तुम्हें अभी सीखना है कि तुमने मर्दों को कैसे एंटाइस करवाना, और इसके लिए यू हैव टू गो टू फ्रांस, और वहाँ की पैलेस में जो क्वीन है उससे तुम जाके सीखो। तो फिर वो जाती है। तो इट मीन्स कि क्या है कि उसका ट्रॉमा, अगर वो उसका ट्रॉमा भी वो अगर स्ट्रांग होता तो वो अपनी माँ की भी बात ना मानती, लेकिन चूँकि उसको समझ में आ रही थी वो स्पोर्ट उसको पीछे हासिल है, तो वो उसने जो है वो कदम उठाया, वो फ्रांस चले गई, और वहाँ पर वो फिर सीख के जब वापस आई तो एक नई कहानी बनी। और फिर उसके बाद रेकरेंस, यानी कि एक इवेंट का बार बार होना। मतलब वैसे तो आपने कई ऐसे इवेंट्स जब करेक्टर की ज़िंदगी में आएंगे, इनजस्टिस का इवेंट है, सेक्शुअल अब्यूज़ का इवेंट है, पेरेंट्स आपको छोड़ जाते हैं, पेरेंट्स की जिसको हम चाइल्डहुड ट्रॉमास कहते हैं, वो उसके अगर करेक्टर में है तो वो डेफिनेटली वो उससे बहुत अफेक्ट होगा। लेकिन अगर वो रिपीट हो, यानी कि एक लड़की है वो सेक्सुअल अब्यूज़ हुई है एक दफ़ा, तो बड़ा पेनफुल एक्सपीरियंस है उसका, लेकिन और वो चाहती है कि अब मैं जो है वो इमोशनल एक शील्ड बना लेती है, एक फियर में चली जाती है, तो फिर उसके साथ ज़्यादती होती है। तो अब सोचेंगे अब उसका क्या जो पेन जो उसकी होगी वो कितनी एग्रावेट कर जाएगी। दो नहीं फिर तीसरी दफ़ा भी होता है। तो अब आप देखें जब आप ऐसा करेक्टर एक बनाएंगे जिसको आप 3 दफ़ा सेक्सुअल अब्यूज़ पोज करवा रहे हैं, तो क्या करेक्टर होगा। डेफिनेटली पेन को ऑडियंस जो फील कर रही होगी। तो यही बात है, ये कैरेक्टर डेवलपमेंट की सारी चीज़ें हैं, और मैं इस वक्त आपको फैक्टर्स बता रहा हूँ जो कि वूंड के पेन को एग्रावेट कर सकते हैं व्यूअर्स, और इन पर आप काम कर सकते हैं। फिर व्यूअर्स होता है कंपाउंडिंग इवेंट्स अगर आ जाएंगे, यानी एक ट्रॉमा में से आप गुजर रहे हैं और उसके साथ साथ दूसरा ट्रॉमा आपको मिल जाए, यानी कि आप सेक्सुअल अब्यूज़ हुए और उसके बाद आपको नौकरी से निकाल दिया गया। अब वो नौकरी से निकालने की वजह सेक्सुअल अब्यूज़ थी या नहीं आप लगा सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वो ना भी हो, अगर जॉब से वो एक्सपेल हुई है उसकी कोई और रीज़न भी हो सकता, तो तब भी अगर आप ये देखें तो वो कंपाउंडिंग इवेंट्स बन गए हैं। तो इसका मतलब है कि शायद वो मज़ीद डिप्रेशन में चला जाए, पैनिक अटैक्स में चला जाए। तो अब क्या है कि वो अब दो तरफ से पेन को हासिल कर जाए। अब देखिए इस करेक्टर को जब आप खुद लिखेंगे और उसको आपने कंपाउंडिंग पेन्स दी हैं, तो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग करेक्टर बन जाएगा। अब क्या है कि उसकी डिफ़िकल्टीज़ बढ़ गई हैं। एक सपोज सेक्सुअल अब्यूज़ से सपोज रिवेंज लेना है, चले यूँ कर लेते हैं, और दूसरे से उसने उस जॉब में अपनी डिग्निटी को बहाल करना है, तो इसकी 2 नीड्स आ गई हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें बड़ा स्ट्रॉन्ग करेक्टर बनेगा, और उसके जो पेन होगी वो बहुत स्ट्रांग होगी, और उसको ओवरकम करना भी फिर उसके लिए उतना ही मुश्किल होगा। फिर होता है इनवेसिवनेस, यानी कि कितना कोई इवन जो स्ट्रॉन्ग है कितना सख्त है। यानी कि अगर आप देखें ना, एक कैरेक्टर है वो ऑफिस में जाती है लड़की, सपोज पहले भी इसके इस तरह एग्जाम्पल दे चुका हूँ, और उसको लोग तंग करते हैं। अब उसको लोग तंग करते हैं, अगर उसको वो थोड़ा सा बुलिंग भी करें, यानी फिज़िकली बुलिंग कर रहे हैं अगर सपोज, तो वो बहुत गहरा असर उसके साइकोलॉजी पर डालेगा। क्यों? बजाय इसके कि उसको पता लगे उसका भाई कल रात से घर में नहीं है। तो मेंटली या फिज़िकली जो आप पर प्रेशर पड़ता है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इवेंट टू इवेंट, यानी फिज़िकली अगर आप पर एक असॉल्ट हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, मेंटली आप पर असॉल्ट हो रहा है तो वो बड़ा सख्त है। फिर अगेन कि आपने इवेंट्स का जायज़ा लेना है, तो फिर आपने इवेंट्स का अंदाज़ा लगाना है कि कौन सा कितना स्ट्रॉन्ग इवेंट और वो उस पर वो करेक्टर कैसे रिएक्ट करेगा। फिर व्यूअर्स होता है इमोशनल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि कितने करीब जाकर कोई करेक्टर इमोशनल पेन में जा रहा है किसी इवेंट के। यानी कि अगर आप ये सोचें कि एक करेक्टर है और उसने गुनाह नहीं किया लेकिन उसको सज़ा मिलती है, ठीक है, तो मुझे बताएं कि कितनी इमोशनल प्रॉक्सिमिटी है और वो करेक्टर और वो ऑडियंस फील कर रहे हैं। इसी फिल्म में द अदर बोलियन गर्ल में जो हमारी जो सेकंड सिस्टर होती है वो किंग की वाइफ बन जाती है, किंग की वाइफ बन जाती है, लेकिन वो मेल हेयर नहीं पैदा, तो किंग को अपने आगे किंगडम को चलाने के लिए एक मेल हेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन वो उसके यहाँ बच्ची पैदा होती है। और सेकंड में जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो
डिलीवर नहीं कर पाती। तो वो इतनी इमोशनल गिर जाती है कि वो अपने भाई से कहती है कि आई वॉन्ट अ चाइल्ड फ्रॉम यू। तो वो बात तो कर लेते हैं, वो इवेंट बड़ा, अगर आप देखें, बड़ा क्लाइमेक्स का सीन है। तो उसमें जो उसके पीछे स्पाइंग कर रही एक लड़की होती है, वो उनको कमरे में तो जाता देखती है, लेकिन वो कमरे में जाने से मतलब ये नहीं कि उन्होंने कोई ऐसा इवेंट कर दिया है। तो वो जो कमरे में जाते हैं तो उनको रियलाइज़ होता है कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि किंग को तो पता लगता है कि उसने इसको बीट्रे किया है। तो बीट्रे किया तो एज अ क्वीन ऑफ इंग्लैंड जो है वो एक गुनाह में तस्वर की जा रही है कि उसने गॉड के साथ भी गुनाह किया। अब देखिए फिल्म की कितनी बड़ी हाइट है, बड़ी खूबसूरत फिल्म है। अगर आप देखना चाहें देखें, 3 घंटे की फिल्म है। तो इसमें अगर आप देखें वो अपनी सच्चाई कोर्ट में बयान करती है, लेकिन कोई उसको नहीं मानता। इवन उस फिल्म में दिखाया गया, आई डोंट नो व्हाट, अब मुझे ये नहीं पता हिस्ट्री में एक्चुअल क्या फैक्ट्स थे, मैंने इंग्लैंड की हिस्ट्री नहीं पढ़ी। लेकिन अगर हम हिस्ट्री को भी एज इट इज़ मान लें तो जितने भी जजेस होते हैं, मैं 13 या 15 जजेस होते हैं, वो सब उसको गिल्टी करार देते हैं। तो उसका गर्दन जो है वो काट दी जाती है उसको। तो ये बहुत, ये से कहते हैं इमोशनल प्रॉक्सिमिटी। एक चीज़ उसने की नहीं और उसको सज़ा मिल रही। तो देखें, ये मैंने आपको फिल्म की एग्जांपल भी दी, कैसे उसको पेश किया गया। तो हो सकता है कि इस एक इवेंट, ये क्लाइमैक्स था उस फिल्म का, तो वो राइटर ने उसको कैसे ड्रामेटिकली पेश किया। तो आप भी कर सकते हैं। फिर व्यूअर, एक कैरेक्टर को जब इमोशन स्टेट का मैं जिक्र कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर है, एक ट्रॉमा आया, एक पेन आई, वो पेन तो है, वो हमेशा डिवास्टेटिंग होती है। लेकिन अगर एक करैक्टर वो सक्सेस हासिल कर रहा है, बजाय उसको ट्रॉमा आया है, वो या दूसरे लफ्ज़ों में उसकी बाकी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई। यानी यूजुअली हम करैक्टर्स को देखते हैं, जब उनको ट्रॉमा आता है तो वो समझो कि बस ऐसे ही हमें लगता है कि उसकी लाइफ ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आपने अपने करैक्टर की सर्कमस्टेंसेस को ऐसा बनाया है कि वो ट्रॉमा तो आया लेकिन उसकी बाकी चीज़ें सक्सेस की तरफ ही हैं, या वो उस वक्त उस पर ट्रॉमा आया जब वो सक्सेस की तरफ जा रहा था, यूँ कह लें, तो वो उसका एक्सपीरियंस डेफिनेटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। बजाय आप ऐसे कैरेक्टर को लें जो कि पहले ही नाकामियों में जा रहा है, पहले ही वो डिस्ट्रेस है, तो फिर उसको एक ट्रॉमा मिला है, तो अब देखें फिर उसका क्या हाल होगा। तो जब आप कैरेक्टर्स बनाएं, अब देखें कौन से फैक्टर्स को आप उस पर इम्पैक्ट कर सकते हैं। और फिर व्यूअर्स होता है जस्टिस, यानी तो व्यूअर्स जस्टिस में यही होता है, भी मैंने आपको एग्जांपल भी दी है कि उस लड़की को जस्टिस नहीं मिला। तो जस्टिस में एक आपकी इंस्टिंक्ट है, हर शख्स चाहता है कि उसको फिर उसके साथ डील किया जाए। यानी कि अगर कोई, जब किसी कैरेक्टर के साथ कोई इवेंट आता है और इनजस्टिस हो रहा, तो हम एज ए ऑडियंस भी कहते हैं कि जो गिल्टी है उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जब आप फिल्म में दिखाते हैं उसको नहीं मिलती, तो फिर आप देखें वो फिल्म कैरेक्टर को कैसा बना रहे हैं। और माइंड भी जो कैरेक्टर जिसके साथ ये मसला आ रहा है, वो बिगेस्ट पनिशमेंट का उसके बारे में सोच रहा हूँ, या अगर वो नहीं सोच रहा तो ऑडियंस सोच रही हो कि नहीं यार, इसको तो बड़ा करके कर देना चाहिए। तो इस लिहाज से आप जब अपने कैरेक्टर्स को लिख रहे होंगे तो आपने इन फैक्टर्स को ज़हन में रखना है, इन जस्टिस को आपने ज़हन में रखना है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आएगा। व्यूअर्स, नेक्स्ट लेक्चर को शायद हमें 2 एपिसोड में करना पड़े, हम उसको ज़रूर देखेंगे। व्यूअर्स, ये लेक्चर्स बोरिंग ज़रूर होते हैं, ड्राई ज़रूर होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं जो आपको कल को बहुत आपको हेल्प करेंगे अपने कैरेक्टर्स को डेवलप करने में। तो व्यूअर्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।